प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छायावाद के प्रतिनिधि कवियों में से एक सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता ग्राम से की चर्चा करेंगे। पंत के विषय में हम सभी जानते हैं कि यह प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और इसका कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया था, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो अल्मोड़ा के कसौनी नामक ग्राम में हुआ था, जो प्रकृति के रूप से बिल्कुल सुंदर सा गांव है। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और पंत की काव्य यात्रा के अलग अलग सोपान भी बनाए जाते हैं, किंतु यहाँ हम पंत की कविता ग्राम श्री की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं उनकी कविता ग्राम श्री। ग्राम श्री कविता प्रारंभ होती है इस प्रकार। खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। यहाँ इस कविता के प्रथम अंश में कवि अब खेतों में फैली हुई हरियाली की चर्चा करता है और बताता है कि खेतों में दूर तलक हरियाली ही हरियाली फैली हुई है। और यह हरियाली कैसी दिख रही है, क्योंकि फसलें उगी हुई हैं धरती के ऊपर और वह कोमल मखमल की तरह दिख रही हैं। आप कभी स्पर्श करके देखिएगा कि जब घास बड़ी हो जाती है या पौधे जब थोड़े थोड़े विकसित होने लगते हैं तो बड़े ही कोमल होते हैं, उन पे हाथ लगाइए तो बिल्कुल मखमल की तरह से वो स्लिप कर जाते हैं। तो इसी तरह से खेतों में मखमल की हरियाली चारों ओर फैली हुई है और जब सूर्य की किरणें उस हरियाली पर पड़ती हैं तो उनका जो प्रकाश है वो बिल्कुल चांदी की परत की तरह, जैसे बर्फी में चांदी की परत लगाई जाती है तो वो शाइनिंग देता है, ठीक वैसे ही खेतों के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस हरितिमा में जो सफ़ेद जो रंग उभरता है, उस कवि को ऐसा लगता है कि मानो वो चांदी की थाली में चांदी की परत में लिपट गई हैं। और पुनः कवि आगे बताता है कि जैसे इस फसल के खेतों के अगल बगल जो तिनके खड़े होते हैं जो हरे रंग के होते हैं, कवि उन हरे तिनकों को भी हरे तन वाला बताता है कि हरे रंग के शरीर वाला कोई वहाँ पे खड़ा है और कहता क्या है कि ऐसे हरे तिनकों में हरियाली इस प्रकार समा गई है जैसे नसों में बहता हुआ खून हो। और पृथ्वी की इस हरितिमा को देखकर पृथ्वी चारों ओर हरी भरी दिखाई दे रही है और यह जो हरितिमा है उससे पृथ्वी कुछ सांवली सी दबी सी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली है। और उस हरियाली के बाद अगर कुछ दिखता है तो ऊपर का नीला आकाश दिखता है और कवि को ऐसा लगता है कि मानो आकाश भी पृथ्वी से आलिंगन करने के लिए नीचे झुक जाना चाहता है। आगे कवि कहता है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियां हैं शोभा वाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। यहाँ कवि यह बता रहा है कि धरती बिल्कुल रोमांचित है, उसमें रोमांच हो आया है। और क्यों रोमांचित है? क्योंकि जौ और गेहूं की बालियां निकल आई हैं और अरहर और सनई की सोने की किंकिड़ियां भी शोभा वाली हैं। अरहर में और सनई में भी जो ऊपर के बीज निकल रहे हैं वह स्वर्णिम दिख रहे हैं, सोने के रंग के दिख रहे हैं, तो उनकी शोभा ही कुछ अलग सी निराली है। और सरसों और तीसी चारों ओर जब फूलते हैं तो एक भीनी भीनी तेल की सुगंध वातावरण में प्रवाहित होने लगती है। उसी के लिए इस तैली सुगंध के लिए कवि ने यहाँ तैलाक्त शब्द का प्रयोग किया है कि एक तैलाक गंध चारों ओर फैल रही है। और वो फैल कहाँ से रही है? तीसी और सरसों की पीली पीली डालियों से।
और हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और नीली तीसी की पौधे से भी नीली नीली छोटे छोटे जो कलियां हैं वो झांकने लगी हैं। और इस सारे वातावरण को देखकर प्रकृति भी मानो रोमांचित हो गई है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। यहाँ कवि इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, कि मटर के खेतों में भी सुंदर सुंदर फलियां लग गई हैं और वो अलग अलग रंगों में हिली मिली हैं। कोई धानी है, कोई हरा है, कोई अभी नव विकसित है। तो ऐसा लगता है कि जो ये सारी फसलें हैं वो बिल्कुल आपस में सखियों की तरह से एक झुंड बना करके खड़ी हैं। क्योंकि लड़कियों का एक स्वभाव होता है कि लड़कियां जब फ्री होती हैं तो वो कतारबद्ध नहीं खड़ी होती हैं, वो गोले में झुंड बना करके खड़ी होती हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि मटर की जो फलियां होती हैं वो भी कतार में नहीं होती हैं, वो भी झुंड में ही होती हैं। तो लड़कियों के झुंड और फलियों के झुंड की यहाँ तुलना की गई है। पुनः कवि कहता है कि फसलों की जो मटर रूपी ऐसी सखियां जो रंग बिरंगे फूलों को लिए खेतों में हंस रही हैं, वो इधर उधर खड़ी हुई हैं। और बीजों की लड़ी जो है वो मटर की फलियों को जो मखमल का जो रूप है उसको समेटे हुए हैं। और मटर के फूलों पर बैठती उड़ती जो रंग बिरंगी तितलियां हैं, वे भी ऐसा लगता है कि कभी एक फूल पर बैठती हैं, कभी दूसरे फूल पर बैठती हैं। तो कभी को ऐसा महसूस होता है कि मानो एक फूल अपने रंग और सुगंध को लेकर के दूसरे फूल के ऊपर चला गया और दूसरा फूल अपने रंग और सुगंध को लेकर के पहले के फूल के ऊपर आकर के बैठ गया है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। यहाँ कभी अब खेतों से निकलकर बाग बगीचों की तरफ आता है, क्योंकि जो ग्रामीण सौंदर्य है वो महज खेतों तक ही सीमित नहीं होता है। गांव के जो बाग और बागीचे होते हैं उनमें भी हरियाली होती है, मस्ती होती है और बच्चों के तो मनोरंजन का हर स्थान ही उपयुक्त होता है। कवि कहता है कि रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, कि आम की पेड़ों पर भी अब सुनहरी सुनहरी मंजरियां लटकने लगी हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, ढाक और पीपल के जो पुराने पत्ते हैं वो झर रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और इस बसंती मौसम को देखकर कोयल भी मतवाली होकर के कूकने लगी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल भी अब पक करके महकने लगा है। कटहल में महक बहुत तेज होती है जब वो पक जाता है तो। और जामुन भी गुच्छों के साथ अब फलने फूलने लगा है। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में फलने फूलने वाला जो झरबेरी जामुन होता है वो भी अब दिखने लगा है। फूले आड़ू नींबू दांडिम, आलू गोभी बैगन मूली। पुनः कवि कहता है कि आड़ू नबी और अनार के पेड़ों में भी फल पूर्व की भांति आने लगे हैं। और इतना ही नहीं, आलू गोभी बैगन और मूली भी अब विकास को प्राप्त हो रहे हैं, यानी अब इनका भी धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो खेत खलिहान बाग बगीचे चारों ओर हरियाली है और चारों ओर नवीन सृजन ही दिखाई दे रहा है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवले से तरु की डाल जड़ी। पुनः कवि बागीचे में अमरूद आंवले आदि पेड़ों की चर्चा कर रहा है कि जो पीला मीठा अमरूद का पेड़ था अब उसमें अमरूद में चित्तियां पड़ने लगी हैं, अर्थात अमरूद अब बिल्कुल पक चुका है। और जो बेर था वो भी बहुत ही मीठा हो गया है। यहाँ तक कि आंवले के पेड़ की जो डाल थी वह भी अब
जड़ दिखाई देने लगा है। लह लह पालक मह मह धनिया। कहीं पालक की सुगंध आ रही है तो कहीं धनिया की सुगंध आ रही है। लौकी और सेम फली फैली। लौकी और सेम लते वाली सब्जियां होती हैं जो जितना ही विकसित होती हैं उतना ही फैलती भी हैं और उतना ही फलती भी हैं। मतलब जैसे जैसे वो फैलेंगी वैसे वैसे उनमें और अधिक फल और फूल निकलते आएंगे। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी थैली लाल। और जो मखमली टमाटर हैं वो भी अब लाल हो गए हैं और जो मिर्चों की जो पौधे लगाए गए थे उसमें भी अब मिर्च लाल लाल फूलने लगे हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। यहाँ कवि गंगा तट की भूमि का चित्रण कर रहा है और बता रहा है कि लहरों के बार बार आने और जाने की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे वो सतरंगी निशान बना रहे हैं और लहरें हमेशा तिरछी चलती हैं तो वो सांपों की आकृति की हैं। सांपों की सतरंगी आकृतियाँ नदी के किनारे बनी हुई हैं। कवि कहता है कि गंगा की रेती में जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उससे सतरंगी रंगों की चमक दिखाई देती है और बालू तो मानो सांप की भांति ही हो गए हैं। और उसके चारों ओर, नदियों के चारों ओर जो घनी झाड़ियां हैं उनमें तरबूजों के बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल लग चुके हैं और जल में अपने एक पैर को उठा उठा कर सिर खुजलाते बगुले ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे मानो बालों में कंघी कर रहे हो। क्योंकि बगुले अक्सर जब पानी में खड़े होते हैं ना तो एक पैर उनका पानी में होता है और एक पैर से वो अपना सिर खुजलाते रहते हैं। गंगा के उस प्रवाहमय जल में कहीं कहीं सुरखाब भी तैर रहे हैं, एक पक्षी होता है। और कहीं किनारे पर एक जो विशेष प्रकार की चिड़िया होती है मंगरौठी, वह भी दिखाई दे रही है और वो ऊँघती हुई सी दिखाई दे रही है, मानो जैसे वो थक गई है और उसे नींद आ रही है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भींगी अंधियारी में निसिकी, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम अब आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन मन। यहाँ कवि पुनः यह बता रहा है कि ये जो हरियाली है गाँव की, वह बसंत को इस तरह से समेटे हुए है कि पूरा का पूरा मौसम ही, पूरी की पूरी प्रकृति ही मनमोहक दिखाई दे रही है। कवि कहता है कि रात की भींगी अंधियारी में जो सुख के कारण उत्पन्न होने वाला आलस से युक्त हरितिमा है, उसके ऐसा लगता है कि सारी फसलें भी उसी आलस्य में पड़ी हुई स्वप्न को देख रही हैं और फसलों को धारण करने वाली जो धरती है वह गांव के पन्नों के डिब्बे के समान है। अर्थात जो धरती माँ है वो मानो मड़ियों का डिब्बा हो जिन्होंने अपने अंदर मड़ियों को समेटे हुए है। और इस मकरंद के डिब्बे जैसे गांव के ऊपर जो नीला आकाश है वह नीलम पत्थर के, नीलम मणि के समान ही आच्छादित है, छाया हुआ है। और ये जो पूरी शोभा है वो स्निग्ध है। स्निग्ध मतलब मन को बिल्कुल प्रसन्न कर देने वाली, मन को बिल्कुल बेचैन करने वाली, मन को पसंद आ जाने वाली जो शोभा है उससे लोगों का मन हर जाता है। अर्थात इस हरी भरी प्रकृति की सुंदरता को देखकर कोई भी मोहित हुए बिना नहीं रह सकता है। ये पंत की ग्रामश्री कविता है और वीडियो के प्रारंभ में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है।
पंत को प्रकृति हमेशा अपनी ओर खींचती रही है और प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को भी पंत ने बड़ी ही गहराई से महसूस किया था। और उनका जो प्रकृति चित्रण है वह भी अत्यंत अतुलनीय है, अद्वितीय है। इसीलिए छायावादी कवियों में पंत पर जब भी कोई प्रश्न बनता है तो पंत के प्रकृति चित्रण को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा जाता है, अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है पंत का प्रकृति चित्रण। और यह ग्राम श्री कविता पंत के प्रकृति चित्रण का अनूठा उदाहरण है। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का और एमसीक्यू का अलग वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपकी इच्छा हो कि मैं किसी और शीर्षक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिए। मैं पूरा प्रयास करूंगी उस विषय पर भी वीडियो बनाने का। धन्यवाद।